हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी अच्छा से कर रहे होंगे। तो आप लोग जैसे कि कमेंट किए थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाइए, तो आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो लेके चल रहे हैं वो ऑप्टिक्स से लेके चलेंगे। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है हमारा। ऑप्टिक्स चूंकि एक अच्छा सेक्शन है हम लोग के बोर्ड के लिए और इससे हाईएस्ट मार्क भी स्कोर करता है यहाँ से। क्वेश्चन है, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। डेरिवेशन है तो इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ होता नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, उन लोग का भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज इंग्लिश में भी लेके आइए। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज को, ठीक है। डेरिवेशन है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और ये फॉर्मूला क्या निकालना होता है वो फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला लाना होता है μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये फॉर्मूला हमको निकालना होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये पूछा जाता है कैसे, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अपवर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल करके जाता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहते हैं। अब कह रहा है कि उसी के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो सतह कैसा है, गोलाकार। चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा हम लोग कुछ आइडिया डेवलप करते हैं। इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या आइडिया मिल रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको कम से कम कितना माध्यम लेना पड़ेगा, तो कम से कम हमको दो माध्यम लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है, दोनों माध्यम को जो अलग कर रहा है वो सतह कैसा है, वो सतह गोलाकार है, स्फेरिकल है। और उसी के लिए हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला निकालना है, μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। अब क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा रिफ्रैक्शन कराना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दो मीडियम है, इधर हम मान लेते हैं इधर एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है, और इधर एक मीडियम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है, दो मीडियम है। अच्छा, इसमें हम एक को सघन और एक को विरल मानते हैं, तो यहीं पे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ μ1 लेस देन है किससे, μ2 से, यानी μ2 का अपवर्तनांक ज्यादा है यानी सघन है, और μ1 जो हमारा है वो कैसा है, विरल माध्यम। अच्छा, इस दोनों माध्यम को जो सतह अलग कर रहा है वो सतह कैसा है, गोलाकार। देखिए ऑप्टिक्स में अगर आप डायग्राम बना लिए तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो μ1 μ2 है, इस दोनों सतह को जो अलग कर रहा है, दोनों माध्यम को अलग कर रहा है वो सतह कैसा है, गोलाकार है। तो हम एक गोलाकार सतह बना ली है, उत्तल गोलाकार सतह बनाए, आप अवतल भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस साइड μ1 है, इस साइड μ2 है, और इसको एक गोलाकार सतह अलग कर रहा है। अच्छा, ये सतह गोलाकार है तो इसका कुछ त्रिज्या भी होगा। चलिए एक हम यहाँ पे अक्ष बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक अक्ष बना लेते हैं। ये यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, और ये मान लेते हैं हम इसका सेंटर है सी। इस सतह का, ये जो गोलाकार सतह है इसका सेंटर है सी। तो यहां से लेकर के और यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस है आर। अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया, μ1 मिल गया, μ2 मिल गया, गोलाकार सतह है, इसका त्रिज्या मिल गया आर। अब अपवर्तन कब होगा, तो अपवर्तन तभी होगा जब कोई वस्तु होगा जहां से प्रकाश आ रहा होगा। कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं O, और इससे एक लाइट रे आ रहा है और ये नॉर्मली इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, लंबवत टकरा रहा है। तो आप पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे लंबवत टकराता है, यानी अगर कोई लाइट रे आ रहा है और वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा सरफेस पे जो दोनों मीडियम को अलग कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधे चला जाएगा।
चलिए एक तो चला गया। अच्छा दूसरा ना कुछ एंगल पे आ रहा है, यहाँ पे दूसरा हमारा जो है वो कुछ एंगल पे आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है ऐसे। अच्छा ये तो अब जा रहा था सीधा, अब जाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि जब भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मुड़ जाता है। अच्छा अभी कहाँ से जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो किधर मुड़ेगा, लंब की ओर। तो लंब की ओर मुड़ेगा जब, तो हमको यहाँ पे एक लंब खींचना पड़ेगा, और कभी भी आप ध्यान रखिएगा गोलाकार सतह पे लंब जो खींचते हैं वह उसके सेंटर से खींचेंगे तो वो लंब होता है। अब देखिए जा रहा था सीधा, तो सीधा जाएगा नहीं, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधा यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, ये मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, लंब की ओर, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, तो ये किधर मुड़ेगा, लंब की ओर मुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ये लंब की ओर मुड़ करके ऐसे चला जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है। अब ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच एक एंगल बन गया, और ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अच्छा हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चाहिए था, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, इस सरफेस के लेफ्ट साइड है तो निगेटिव में हो जाएगा। अच्छा इमेज, क्या ये दोनों लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, नहीं कट करेगा, तो इधर तो इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। अच्छा दोनों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो शायद कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे बढ़ा करके देखते हैं कि क्या ये मिल रहा है। तो इसको ना हम डैश डैश से बढ़ाते हैं, एक लाइन तो सीधा आएगा तो ऐसे ही वापस आ जाएगा, और इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे इस लाइन को, ठीक है, तो ये पीछे ऐसे आएगा इधर कहीं, ठीक है, और इसको भी अगर हम पीछे बढ़ा दें, ये वाला लाइन हमारा जो आ रहा है, इसको भी अगर हम पीछे बढ़ा दें, तो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कट कर रहा है, ठीक है, तो ये बन गया इमेज आई। अच्छा यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस भी, और माइनस क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया, μ1 मिल गया, μ2 मिल गया, u मिल गया, v मिल गया और r मिल गया, इसी के बीच रिलेशन बताना है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ हम लोग एंगल मान रहे हैं, ठीक है, कुछ हम एंगल मान रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंगल मान लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इसको पहले चेंज कर लिया जाए बैकग्राउंड। हाँ चलिए यहाँ पे जो मैं एंगल लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस एंगल को मैं ले रहा हूँ अल्फा, ठीक है, इस एंगल को मैं ले रहा हूँ बीटा, और इस एंगल को मैं मान ले रहा हूँ गामा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अब किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसी डायग्राम के बेसिस पे हमको काम करना है, तो डायग्राम को हम लोग साइड में रखते हैं और इसी को देख करके हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है, ये आई है, ये आर है, ये अल्फा है, बीटा है और ये गामा है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम और स्नेल्स लॉ से, ठीक है, स्नेल्स लॉ से हम लोग आते हैं। तो अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे जो चित्र है इससे आई जो है आपतन कोण है, आर जो है अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आप इसको माने हैं तो ये अल्फा है, बीटा है, ये गामा है, ठीक है, इसको हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे आ रहा है ये पॉइंट हमारा P है, और ये जिस पॉइंट पे आया है ये S है, और ये इधर जा रहा है, इधर हम मान लेते हैं ये T डायरेक्शन में चला गया, S से T डायरेक्शन में चला गया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे एंगल भी मान सकते हैं, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अच्छा आप बताइए बेटा आई इक्वल टू क्या है, आई हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा आर क्या है, तो ये आर हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये आई आर तो हो गया, ये जो एंगल हम लिए है ना ये हम लोग मान रहे हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेट एंगल
एस ओ पी इक्वल टू अल्फा, इस एंगल को हम लोग एस ओ पी इसको मान लिया अल्फा, एंगल एस सी पी इक्वल टू एस सी पी इक्वल टू हम लोग मान लिए हैं बीटा, और एंगल एस आई पी, ये एस आई पी इक्वल टू क्या माने हम लोग गामा। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कुछ ट्रेंगल दिख रहा होगा आपको, एक ट्रेंगल दिख रहा होगा एस, ये ट्रेंगल दिख रहा होगा एस ओ सी दिख रहा है, और इसमें ये जो लाइन है आई जो बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से एक ट्रेंगल दिख रहा होगा एस ओ सी, और ये एंगल आई है, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। ध्यान से देखिए, आई है, ये अल्फा है और ये आपका है बीटा। तो आई जो है ये एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्क कोण है, और बहिष्क कोण जो होता है एक्सटीरियर एंगल होता है वह इंटीरियर एंगल के क्या होता है इक्वल, यानी अंतः कोणों के योग के इक्वल होता है। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन आ रहा है हमारा, यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है, इस तरह से ट्रेंगल बन रहा होगा ऐसे, ठीक है, और ये होगा एस आई और ये होगा हमारा सी, यहाँ पे बना होगा गामा, यहाँ पे हमारा जो एंगल बना है ये बीटा, और यहाँ पे जो एंगल बना है ये बना है आर। ठीक है, तो इस ट्रेंगल में ये आर है बहिष्क कोण यानी एक्सटीरियर एंगल है, और यह किसके इक्वल होगा, तो यह इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल, यानी आर जो होगा यह किसके इक्वल होगा, तो यह बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा, यह बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रेंगल एस ओ सी आई इक्वल टू हो जाएगा कितना, एस ओ सी में आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एंड इन ट्रेंगल एस आई सी में जो हमारा आर है ये इक्वल हो जाएगा किसके, बीटा प्लस गामा के, बीटा प्लस गामा के। तो ये जो कंडीशन था मानने वाला ये तो हम लोग मान लिए। अब आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये हम लोग माने अल्फा बीटा और ये गामा है, और इसी में हम लोग देख लिए इस त्रिभुज में ये बहिष्क कोण है, और ये आई जो है अल्फा प्लस बीटा के और आर जो है वो बीटा प्लस गामा के इक्वल है। अच्छा, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पे स्नेल्स लॉ लगता है। हाँ, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पे स्नेल्स लॉ लगता है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप पढ़े होंगे इस तरह से, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दूसरे का, जिस मीडियम में लाइट जाता है उसका, और जिससे जाता है उसके रिस्पेक्ट में। अच्छा, लाइट म्यू वन से म्यू टू में जा रहा है तो म्यू टू वन होगा, इसी को हम ऐसे लिख भी तो सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू हो जाएगा ये म्यू टू साइन आर। तो हम डायरेक्ट ना स्नेल्स लॉ ऐसे लिख सकते हैं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे कोशिश करिएगा लिखिएगा, नहीं तो आप जा सकते हैं स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं वहां से भी, ये भी स्नेल्स लॉ है लेकिन हम लोग डायरेक्ट उसको लेके चल रहे हैं। कैसे लिखना है आप ध्यान से समझ जाइए, जिधर एंगल है उधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर के एंगल को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर म्यू वन है तो म्यू वन साइन आई, इधर म्यू टू है तो म्यू टू साइन आर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, आप पढ़े होंगे एक और चीज, साइन जीरो इक्वल टू होता है जीरो, यानी साइन थीटा का वैल्यू अगर बहुत कम होगा तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर आई और आर बहुत कम होगा, यानी हम अगर लिख लें यहाँ पे
यदि आई और आर बहुत कम हो, या ऐसे लिख लेते हैं इफ आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, देन, अच्छा अगर आई और आर बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आई जो है वह लगभग यानी स्लाइटली इक्वल टू हो जाएगा आई, और साइन आर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा इक्वल आर के। तो अब साइन आई के जगह पे हम आई रख देंगे और साइन आर के जगह पे आर, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू1 आई इक्वल टू म्यू2 आर। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आई का वैल्यू तो पहले से निकाल कर रखे हैं इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल से, अल्फा प्लस बीटा और आर किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू1 और आई के जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और म्यू2 आर के जगह पे हम लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। देखिए यहाँ पे आई अल्फा प्लस बीटा और आर किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा के। अच्छा थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पे मैथ देख लेते हैं, अच्छा रहेगा, आप लोग पढ़े भी हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर पाथ पे चलता है, सर्कुलर पाथ पे, तो वो ना कुछ एंगल बनाता है जिसको हम लोग कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं चाप, आर्क, और ये है इसका रेडियस। तो कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है थीटा, वो होता है आर। अगर ये चला है ए से बी तक तो आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक यानी चाप हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटा त्रिज्या यानी रेडियस कितना होगा आर, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई आर के, यानी आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग ये थोड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, छोटा सा ले, इस तरह से ये चल रहा, तो लगभग ये जो हमारा है ये आपको सीधा ही दिख रहा होगा, लाइक ये सीधा दिख रहा होगा। अगर हम इधर से भी एंगल लेंगे तब भी ये सीधा ही है, उतना ही है, और इधर से लेंगे तब भी उतना ही। तो एक काम करिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये बीटा के लिए ये आर्क हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा, उसी तरह से अल्फा के लिए आर्क और ये रेडियस हो जाएगा, और गामा के लिए आर्क हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। ये आर्क है, ये रेडियस है, इसके लिए आर्क है, रेडियस है, इसके लिए आर्क है और ये रेडियस है। तो अल्फा के जगह पे हम चाप यानी आर्क का क्या वैल्यू रखेंगे, एस पी बटा त्रिज्या कितना है, ये यहाँ से ओ से पी तक, और ये किसके इक्वल है, माइनस यू के। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं म्यू1 और अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस पी बाई ओ पी यानी चाप यानी आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है एस पी और रेडियस कितना है माइनस यू, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एस पी बाई माइनस यू प्लस बीटा के लिए देखिए एस पी बाई पी सी, तो पी सी के जगह पे क्या लिखेंगे आर, तो हो जाएगा एस पी बाई आर इक्वल टू म्यू टू, और फिर यहाँ पे बीटा है, बीटा के लिए फिर से क्या लिखेंगे एस पी बाई आर प्लस गामा, गामा के लिए एस पी बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस व्यू भी, तो हो जाएगा ये एस पी बाई माइनस भी। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, सब में से आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एस पी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे एस पी कॉमन निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल दें एस पी को, तो ये हो जाएगा म्यू1 एस पी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई माइनस यू प्लस 1 बाई आर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा म्यू2 इंटू एस पी कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई भी, एस पी से एस पी कैंसिल हो जाएगा, म्यू1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, म्यू1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू1 बाई यू, और ये हो जाएगा म्यू1 बाई आर, तो ये हो गया माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू1 बाई आर इक्वल टू म्यू2 मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू2 बाई आर माइनस म्यू1 बाई म्यू2 बाई भी, तो हो गया म्यू2 बाई आर माइनस म्यू2 बाई भी। एक काम करिए आप यू भी को एक तरफ करिए, ये भी है इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा ये म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू, इधर पहले से क्या है म्यू2 बाई आर
और इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा μ1/r। तो ये हो गया आपका μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू r का एलसीएम r, तो हो जाएगा ये μ2 माइनस μ1। ये ना फॉर्मूला हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इस चीज को आप लोग एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें जो मेन टर्निंग पॉइंट है मैं बता दूं आपको क्या है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि उसी डायग्राम के हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। सेकंड में इसमें एक टर्निंग पॉइंट है, और वो टर्निंग पॉइंट है इफ आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो साइन आई के इक्वल और साइन आर जो होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। और अगला जो इसमें है वो है आपको क्या रखना है, आर का अपॉन रेडियस। जैसे उसका वैल्यू रखिएगा तो ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फॉर्मूला आप अच्छा से इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक हम लोग और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।